संपर्क भाषा जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, क्योंकि इसका प्रयोग रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, कार्यालय आदि में होता है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न ही इसका क्षेत्र सीमित है। इसका प्रयोग पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब इसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का मानकीकरण करते हुए अनेक संस्तुतियां दी हैं, जैसे शुद्ध शुद्ध, छुट्टी छुट्टी, हड्डी हड्डी, चिन्ह चिन्ह, शांत शांत, संबंध संबंध, कीजिए कीजिए, नई नई, गए गए इत्यादि। भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है, परंतु संविधान में हिंदी को भारत की सरकारी राजभाषा और अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विश्व की भाषाएं। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। उनकी लिपियां और उच्चारण विधियां भी अलग अलग हैं। विश्व के अनेक क्षेत्रों की पहचान तो वहाँ की भाषा से ही हो जाती है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, चीनी, उर्दू आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। बोली, डायलेक्ट। जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप ही बोली कहलाते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएं आदि कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी आदि। लिपि, स्क्रिप्ट। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। साक्षर बनने के लिए ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर, स्थायी एवं विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां निम्नलिखित हैं। भाषा, लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रोमन, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, सिंहली, देवनागरी, तिब्बती, उज्जैन, चीनी, कांजी या कन्हा, उर्दू, फारसी, जापानी, हांजी। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इन विषयों पर हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्य, लिटरेचर। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर
आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जैसे सदियों पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जिंदावेस्ता आदि की रचना की गई और आज भी हम इन्हें पढ़ते हैं। ये हमारे ज्ञान और जानकारी में वृद्धि करते हैं। इन्हें ज्ञान राशि का संचित कोष माना जाता है। इन्हें ही साहित्य कहा जाता है। ज्ञान का संचित कोष जो मन को आह्लादित करे तथा समाज के लिए भी हितकारी हो, साहित्य कहलाता है। हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि कवियों तथा प्रेमचंद जैसे कहानीकार और उपन्यासकार की रचनाएं साहित्य के आदर्श उदाहरण हैं। साहित्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिखित रूप में अपनी बात को कहने के कई ढंग होते हैं। जैसे कोई कविता के माध्यम से अपनी बात बताता है, कोई कहानी तो कोई नाटक के रूप में अपनी बात कहता है। अपनी बात कहने के इन विविध ढंगों को साहित्य की विधा अथवा शैली कहा जाता है। मूल रूप से साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, आपने ढेर सारी कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। ये कहानियां साधारणतः हमारी बोलचाल की भाषा में कही या लिखी जाती हैं। कहानी के समान ही ऐसी और भी कई साहित्यिक रचनाएं हैं जिनमें विचार साधारण रूप में या बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया जाता है। ऐसी साहित्यिक रचनाओं को गद्य साहित्य कहते हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, यात्रा वृतांत आदि इस विधा के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य, आपने ढेर सारी कविताएं भी पढ़ी सुनी होंगी। इसके साथ ही साथ आप रोज गीत गाते या गुनगुनाते हैं। आप जिन कविताओं को पढ़ते हैं या जिन गीतों को गाते हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है। इनके अर्थ ज्यादातर काल्पनिक भाव को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें ताल, लय एवं संगीत की भी प्रधानता होती है। ऐसी रचनाओं को पद्य साहित्य कहा जाता है। गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्त, चौपाई आदि इस विधा के प्रमुख उदाहरण हैं।